हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यहाँ तक आप सभी ने हमारे चैप्टर जितने थे 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लगाया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे, चाहे मेरे से समझ में आए चाहे अपने खुद से समझ में। ठीक है, इस चीज का एक प्यारा सा हैंड आउट भी आपको मिलता है। हैंड आउट कहो आप जिस जो कहो, लेकिन उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ये मान के चलिए 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आए उसी टाइप के आए। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ things when happen because it is directly related to your exam, your future. प्लीज, ठीक है। क्लास आप देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आपको हैंडआउट मिलता है, आप हैंडआउट में देखिए। कहीं आपको कोई दिक्कत आती है वहां क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देख के सॉल्व कीजिए, बस कीजिए। अभी आपके लिए जो समय है केवल और केवल पढ़ने का है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी ज्ञान के ज्यादा ज्ञान के हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो आज का हमारा सेशन रहेगा वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का हमारा सेशन रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप इससे थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं रिलेटिवली। इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो जरूर आता है और वो आप सबको पता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसका चांसेस पता नहीं क्यों है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा। आप बोलोगे सर नहीं आया इस साल, तो पिछले 10 सालों में से 8 बार आ गया तो इंपॉर्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस खत्म थोड़ी ना हो जाती है एक साल ना आने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। तो इसका जो भी आपके पास ब्यौरा है सारा आप देख सकते हैं कि इस बेस हम कितने करेंगे। आप मिनिमम आपको सॉल्विंग टाइम कितना लगना चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसी टाइम के अंदर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िएगा एक बार पॉज करके, नहीं तो फिर मेरे से पढ़िएगा। ठीक है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, हर एक वर्ड बाय वर्ड प्यार से पढ़ो। सिंगल स्लिट किसकी बात कर रहा है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा है। और सिंगल स्लिट में इंटरफेरेंस होता भी नहीं है, डिफ्रैक्शन होता है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ। स्लिट की जो विड्थ है उसको हाफ कर दिया गया। ठीक है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होगी? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आपसे पूछी है। इन द डिफ्रैक्शन वेक्टम डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम। हिंदी में बात करें, किसी एकल द्विझिरी प्रयोग में झिर्री की चौड़ाई आधी कर दी जाती है, झिर्री की चौड़ाई आधी कर दी जाती है। विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हो जाएगी, केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट ब्राइट। ठीक है, तो हमारे जो सिंपल सॉल्यूशन है इसका बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन आप W से करो, किसी से भी करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2d लैम्डा बाई ए। बहुत बच्चे पता है क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि सर ए क्यों लिख रहे हो। देखो एनसीईआरटी में ए लिखता है, कहीं आप बुक पढ़ोगे उसमें डी लिखता है, कहीं पे कैपिटल डी लिख देता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, कैपिटल डी बाई ए लिखो, डी लिखो, आपकी मर्जी। मैं ए स्लैश डी लिख देता हूँ, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस से हम डी लिख लेते हैं। ओके ओके, तो इसका मतलब अगर मैं डी को डबल करूंगा तो सिंपल सी बात है, जो डब्ल्यू डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जो डब्ल्यू डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 2d लैम्डा बाई डी बाई 2। डी बाई 2 को मैं लिख देता हूँ ऊपर। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, पुराना वाला ही है। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2, यानी 2 टाइम्स। क्या बोल रहा है? यानी कि 2 टाइम्स। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाती है हमारी? हाफ हो जाती है हाफ। ये हो जाती है हमारी 2 टाइम्स। ठीक है, कैसे हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा एक बार पॉज करके, नहीं तो हम साथ में पढ़ते हैं। चलो, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे तो ये देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ओके साइड हट जाता हूं मैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विद इज फाउंड बीटा। अब यंग डबल स्लिट की बात कर रहा है, जो फ्रिंज की विड्थ है वो बीटा मिली। चलो, अब देखो रिप्रेजेंटेशन की बात है ना, आपको आप बोलोगे डी से ए से, मैं रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन ने बीटा रिप्रेजेंट कर दिया। हम वाई से भी करते हैं। इफ द एंटायर अपर्चर इज इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, पूरे एपरेटस जो अपर्चर था हमारा उसको उठाया आपने, पानी में डाल दिया। द न्यू फ्रिंज विद इंटरफेरेंस होगा, लेकिन जो फ्रिंज की नई विड्थ है वो कम होगी ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है?
ठीक है, हम सोल्यूशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बेटा कम होता है ज्यादा होता है, ये क्या लगता है आपको? क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो यंग के द्विछेदी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है। यदि समस्त उपकरण को अपवर्तनांक म्यू के किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। देखो सोल्यूशन तो हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे, लेकिन कम होगी ज्यादा होगी, ये ना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। तो चलो पहले सोल्यूशन निकालते हैं, फिर कंसेप्ट की बात करेंगे। चलो सोल्यूशन की बात करते हैं। क्या किया आपने, क्या किया, यंग जो उसकी जो विड्थ है उसको बीटा से दिया, ठीक है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? बीटा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, बीटा का फॉर्मूला किसी को पता होगा? बीटा का फॉर्मूला किसी को पता है? अब बीटा का फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, हमको पता है, ये दिख रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। तो बीटा का फॉर्मूला बेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे को पता है जो हम जर्नली यूज करते हैं, किस नोटेशन के साथ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लैम्डा डी बाई डी, हम वाई रखते हैं जो भी रखते हैं। अब इसने बोला, हमने क्या किया, इसको वाटर में इमर्स्ट किया, तो कंडीशन क्या थी, आप इसको पकड़ो और वाटर में इमर्स्ट कर दो, ठीक है, नहीं वाटर में नहीं, म्यू मीडियम में इमर्स्ट किया, इमर्स्ट जो हुआ आपका म्यू मीडियम में, ठीक, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो म्यू मीडियम में जाने में क्या चेंज होगा, क्या ये चेंज हुआ? डी नहीं भाई, चौड़ाई कैसे चेंज हो जाएगी, वो दूरी कैसे चेंज हो जाएगी? डी चेंज हुआ नहीं, केवल और केवल हमारे पास लैम्डा चेंज हो जाएगा, जो बन जाएगा लैम्डा एम, और लैम्डा एम हो जाएगा लैम्डा बाई डी, ओ सॉरी म्यू, ठीक। ये चीजें पिछले चैप्टर में तो रे ऑप्टिक्स में तो भर भर के क्वेश्चन किए इसके, है ना, भर भर के क्वेश्चन किए हमने। तो बस हमारे पास लैम्डा एम की जगह अब हमारे पास जो नया आ जाएगा, तो हम लिख देंगे, देखो सिंपली, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू इनटू डी डिवाइडेड बाई डी। बहुत शानदार। तो मैं क्या बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, इस डी को मेरे प्यारे बच्चों, म्यू को मैं डिवाइड में लिख दूंगा, है ना, म्यू को मैं डिवाइड में लिख दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी बाई डी टाइम्स 1/म्यू। तो कितना हो गया, ये बी डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी डैश बराबर मेरे पास, बीटा डैश बराबर मेरे पास कितना हो जाता है, ये पूरा का पूरा बीटा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा करें, बीटा बाई म्यू, ऑप्शन नंबर सी करें। चलो ऑप्शन दिखे नहीं दिखे मुझे नहीं पता, लो देख लो एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल तो मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था आपको क्लास में, अगर आपने देखा होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, पहले एक वेव निकला, फिर उसका हर एक पॉइंट सोर्स ने क्या किया, एक नए वेव का काम किया, आप जानते हैं। तो जो सेकेंडरी वेवलेट वहां से बनती है, उसका क्या क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत अच्छे से मैंने बताया था इसको, मैंने याद डाल के बताया था कि ये क्वेश्चन आया भी था क्लास में। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो बैकवर्ड में भी आने का मतलब वो आगे पीछे ऐसे घिच घिच करके जा रहा है। कभी पानी में अपनी निकलती हुई जो भंवरे हैं, जो धाराएं हैं, जो पैटर्न बनते हुए देखा, कभी वो आगे पीछे जाते हुए देखा कि केवल आगे जाते हुए देखा? इस चीज को दिमाग में रखना। लार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम, यानी 4 कदम आगे चल रहा है, 2 कदम पीछे भी आ रहा है। जो नेट जा रहा है वो 2 ही कदम जा रहा है, लेकिन जा आगे रहा है, ठीक है। और दोनों में बराबर होता तो 1 कदम आगे जाता, 1 कदम पीछे आता, भैया जा ही नहीं पाता। स्मॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम, बैकवर्ड में ज्यादा, तो यानी पत्थर मारा अंदर को बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। स्मॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड लार्ज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हिंदी में बात करें, हाइगन्स के सिद्धांत अनुसार द्वितीयक तरंगाओं का आयाम आगे और पीछे दोनों दिशाओं में बराबर होता है। आगे की दिशा में अधिकतम और पीछे की दिशा में शून्य, आगे की दिशा में अधिकतम और पीछे की दिशा में न्यूनतम, और आगे की दिशा में न्यूनतम और पीछे की दिशा में अधिकतम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हम कर दें, जो आप बोलोगे, ठीक है, कौन सा करें आपको पता है, ठीक है। मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आता। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक, ध्यान से बोलो। अ प्लेन वेव फ्रंट बोले तो पूरा का पूरा तख्ता, इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में गिरता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या है, आर है। द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी,
अब जो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होगी उसका जो रेडियस होगा कितना होगा, यानी एक समतल तरंगार वक्रता त्रिज्या r के अवतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित तरंगार की त्रिज्या होगी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको लिख सकता हूँ, एनसीईआरटी भी कह सकता हूँ इसको। एनसीईआरटी में एक इमेज भी दिया है इसका। आप बोलोगे सर कैसे, क्लास में तो कभी बात नहीं हुई इसकी। कोई बात नहीं, तभी तो मैं ही क्लास तो मैं ही ले रहा हूँ, है तो क्लास ही। ये के बना लो, ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। ये नहीं कि क्लास में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। एक अपना ये बना लिया अपन लोगों ने, ठीक है। एक केवल और केवल आधा बना लेते हैं, ठीक, आधा बना लेते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है ये इमेज सारी की सारी, कभी आप पढ़ो तो देखना इस चीज को। तो अगर इसमें कोई प्लेन वेव फ्रंट आया, ऐसा सीधा आया, ठीक है, ओके, जैसा भी मानो आप इसको, एक प्लेन वेव फ्रंट था, ऐसे सीधा आया, ये यहाँ अंदर घुसा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे निकलेगी? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तो ये सामने जाएगा, तो ये हिस्सा पहले पहुंच जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा पहले पहुंच जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। नहीं, पहले क्या पहुंच जाएगा, मतलब हाँ पहले ही पहुंच जाएगा, रिफ्लेक्टिव मीडियम में ये पहले पहुंच जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है, ये बाद में आएगा रिफ्लेक्टिव मीडियम में, ऐसे ही चलते रहेगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, हल्की हो गई स्पीड, इसकी बाद में हल्की हो गई, दोनों मिलके क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव वेव जो अपना निकलता है। क्योंकि मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है यही पूछे, रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट ऐसे तिरछा निकलता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगुलर मीडियम हुआ। यही को, इसी को अगर मैं इसमें डालूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस टाइप की इमेज में डालूं तो ये कैसे निकलता है, फिर ऐसा गोला निकलता है। याद रखो, अपोजिट टाइप का हो जाता है, ठीक। और मैं इसी वेव फ्रंट को अगर इसमें डालूं तो ये जब निकलता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, बाहर निकलता है, अपोजिट ही मान लो एक टाइप से, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, अ प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट जाता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ होगा यहाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ, तो रिलेशन हो जाता है कि वो जो निकलेगा वो r/2 रेडियस का निकलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तीनों का मैंने बता दिया, एनसीईआरटी में तीनों गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में तीनों गिवन है। तीनों में से जरूरी नहीं है कि अब यही पूछे, जो दो ऑप्शन बचे हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है। और किसी के केस में क्या नहीं होता है अपना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है रेडियस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन अ वेव अंडरगोज अ रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हेन अ वेव अंडरगोज अ रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेरेंस, ठीक है, अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेरेंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, कहाँ बोला, रेयर टू डेंसर मीडियम, देन द चेंज इन इट्स फेज, जब कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंतर्मिष्ट पर परावर्तित होती है तो उसकी कला में परिवर्तन कितना होता है भाई, 5 फेज का। याद रखना, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। जब भी रेयर टू डेंसर जाता है, जहाँ कहाँ पे रेयर टू डेंसर जाता है, तो फेज में जो चेंज आता है वो आता है पाई का। और जब डेंसर से रेयर में जाता है, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो फेज में चेंज आता है नो चेंज, ठीक है। अब इस बार 2020 में ये पूछा है तो कभी डेंसर टू रेयर पूछ लेगा, तब कोई फेज में चेंज नहीं आता, कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, किसकी बात कर रहा है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आई, इंटेंसिटी की बात कर रहा है। क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। ऑफ लाइट आई इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव। किस तरीके से, मतलब इतना पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश के तरंग रूप में प्रकाश की तीव्रता आई तरंग के आयाम ए को किस प्रकार संबंधित। आपको पता है जब हमने रिलेशन निकाला था तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, तब हमने बोला था कि आई इज इक्वल टू के स्क्वायर, पढ़ा है, माना था के, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। इसमें कोई ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके बाद सॉल्व करने के बाद डेरिवेशन ही बचता है, तो पूरा डेरिवेशन ही करा देता हूँ या तो फिर। तो ये इतने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सीबीएसई 2023 का, जिनकी किस्मत में आया था उनके लिए तो बहुत अच्छा था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर का तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है सॉल्व करने के लिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 की बात कर लेते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किसकी बात कर रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन द इंटरफियरिंग वेव्स इज
1/8 of the wavelength, the ratio of intensity at a point to that the center of a bright fringe is close to। कहना चाहता है यंग के द्विच्छेदी प्रयोग में दो व्यतिकारी तरंगों के बीच पर्दे पर एक निश्चित बिंदु पर पथांतर तरंगदैर्घ्य का 1/8। क्या बोल रहा है? पथांतर की बात कर रहा है, जो पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है, जो डेल्टा एक्स की बात कर रहा है, वो वेवलेंथ का 8th पार्ट है, 1/8 है। तो इस पे पूछ रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात कितना होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की इंटेंसिटी का अनुपात कितना होगा केंद्रीय। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में बात करें, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल, थोड़ा सा आई को सही से लिख लेता हूं बेटा ना, सॉरी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए फाई है हमें चाहिए फाई। फाई कैसे निकालेंगे? इसने बोला कि जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर है? λ/8 के। चलो बढ़िया, ये किसके बराबर होता है? किसी बच्चे को कुछ चीज है दिमाग में? तो हम जानते ही होता है λ/2 पाई इंटू 5, है ना। अब बताओ यहां तक कोई भी डाउट है? समझ में आ रहा होगा ना। चलो तो अब यहां से हम अगर फाई की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों फाई कितना हो जाएगा? लेमडा से लेमडा उड़ा दो, 2 पाई ऊपर आ जाएगी तो पाई/4 बचेगी, पाई/4 यहाँ फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, तो पाई/8 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, है ना। तो हमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। वो सोल्यूशन ऑप्शन में क्या कैसे दे रहे क्या सोल्यूशन? हाँ भाई देखो तुम्हारी किस्मत है भाई, सैंपल क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पूछता है। आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई/4 को अगर मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई/8। बस इसको सॉल्व करना है बेटा, पाई/8 की वैल्यू निकालनी है। पाई/8 बोले तो 180 बटा इतना, है ना। पाई/8 बोले तो 180 बटे जितना जितना, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा? 22/56। टोटल यही हो जाएगा, हो जाएगा कॉस की वैल्यू। तो कॉस ऐसे होता क्या है, लेकिन फिर भी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो, ऐसे भी नहीं निकलेगा। वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 0.8 आएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर आएगा 0 आई नॉट इंटू 0.80। तो हम केवल उसकी बात कर रहे हैं, तो 0.80 आ जाएगा, ठीक है। जो रेशियो आ जाएगा ना, I/I0 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बेटा? हम I/I0 की, ठीक है। I/I0 इज इक्वल टू 0.80। सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, कोई बच्चा बोलेगा कैसे लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, पूछ दिया पाई/8 की वैल्यू। रेयर चांसेस है कि इतना भयंकर आपसे पूछे, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार से क्वेश्चन, रीजन। और अब बताता हूँ, ये जो चैप्टर है ये एमसीक्यू प्रोन नहीं है, ये रीजन असर्शन केस बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रोन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई 2025 में आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए क्या पूछा था? आपसे पूछा था द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, वन स्लिट इज क्लोज्ड, एक को बंद कर दो, डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू अदर स्लिट विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। बताओ डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा क्या? बताओ, ठीक है। इसका रीजन क्या दिया? फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट 2 वेव्स आर रिक्वायर्ड, ठीक। फिर बात करते हैं अभी के दिन द्विच्छेदी प्रयोग में यदि एक झिर्री बंद है तो पर्दे पर अन्य झिर्री के कारण विवर्तन पैटर्न दृष्टिगोचर होगा, दिखेगा। और कारण की बात करें, व्यतिकरण के लिए कम से कम 2 तरंगों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में बात कर रहा है, पहले तो सबसे पहले बात है असर्शन में बात कर रहा है किस चीज की मेरे प्यारे बच्चों? डिफ्रैक्शन की, और रीजन दे रहा है उसका इंटरफेरेंस से। कारण में देखा है, तो देखो सबसे पहले ये चीज तो हमें पता चलेगी, जो रीजन या कारण है वो तो गलत है, ठीक। अब बात करें इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन स्लिट इज क्लोज्ड। अगर डबल स्लिट है, सबसे पहली बात है डबल स्लिट है, तो इसका मतलब हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, हमें तब डिफ्रैक्शन तो देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा। और दूसरी चीज क्या है? If one slit is closed, diffraction pattern due to other is
स्लेटी सफेद, हाँ डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर मैं एक को बंद कर देता हूँ, दो थे तो उसमें से एक बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन होगा, छोटे से छेद से लाइट फैल जाएगी। दो होंगे तो इंटरफेरेंस होगा। तो असर्शन तो मेरा प्यारे बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो दूसरी बात है, अब रीजन की बात, फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट टू वेव्स आर रिक्वायर्ड, ये भी बात सही है, और उसका भी कारण ये सही है, तो रीजन भी सही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा हो जाता है, ये रीजन में गलत लिखने का मतलब ये था कि ऐसा हो जाता है, तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने पहले गलत क्यों बोला, यही तो नाजिम, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न इज मेड बाय यूजिंग ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। चलो इंटरफेरेंस आप कर रहे थे, आप पहले ब्लू लाइट से कर रहे थे, नहीं पहले आप रेड से कर रहे थे, अब आप ब्लू से कर रहे थे, फ्रिंज बिकम नैरो, और फ्रिंज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। चलो मान लिया जो भी इसने कहा, फ्रिंज हमारी पास नैरो हो गई, ठीक है। अब फ्रिंज पतली हो गई, ठीक। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई टी। चलो ये तो हमें पता है कि ये सही है भाई, ये तो हमें पता चल गया कि ये तो सही है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। रीजन तो मेरे प्यारे बच्चों सही है, पहले वाले का कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे, लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग करके बने व्यतिकरण पैटर्न में फ्रिंज संकीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यंग के द्विचरी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई टी द्वारा संबंध द्वारा दी जाती है, तो ये तो बेटा सही है। रीजन में ये तो सही लिखा है बीटा। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉकेटिव हो जाते हैं इस मुद्दे पे। सबसे पहली बात है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को चेंज कर रहे हैं। हम जानते हैं विब्रियो, जानते हैं ब्लू और रेड में रेड की जो होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, इससे ब्लू की तुलना में, ठीक। ये क्या है, बीटा बराबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है कि लैम्डा के है, तो लैम्डा इसकी ज्यादा है, तो बीटा इसके लिए जो फ्रिंज है वो ज्यादा मोटे बनेंगे, ठीक है, ओके। अब ब्लू लाइट का तो क्या है, ब्लू लाइट का तो बेटा वही कम है, वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ब्लू लाइट में नैरोहरी बनेगा और रेड लाइट में थोड़ा चौड़े बनेंगे, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक। क्यों, वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, किस पे, वेवलेंथ पे। वेवलेंथ भैया, वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतना मोटा फ्रिंज, ये तगड़ा बिल्कुल पहलवानों की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें ये ज्यादा पूछे जाते हैं तो हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे एक बार। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न observed in young double slit experiment, if the separation d between coherent sources, ये रहा d, ठीक, between coherent sources as well as distance d of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, दोनों को reduce करके हमने 1/3 कर दिया, the new fringe with remains the same। क्या ऐसा पॉसिबल है, सोचो सोचो सोचो, ठीक है। तो जब दोनों कम कर दिए, ठीक है, तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बहुत शानदार। ये हम जानते हैं, इसने बोला क्या, डी ऑन द स्क्रीन कोहेरेंट सोर्सेज बोथ आर रिड्यूस टू 1/3, कौन, डी एज वेल एज डी, दोनों को 1/3, अगर इसको भी 1/3 करोगे इसको भी 1/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, दोनों में थर्ड थर्ड आ गया भैया, काट देगा दोनों को, ठीक है। तो इसका मतलब सही है, असर्शन तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा सही है। लेकिन रीजन की बात करें, फ्रिंज विद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी, कहां भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लैम्डा पे भी डिपेंड कर रही है ना, लैम्डा कांस्टेंट थोड़ी ना है, कांस्टेंट है क्या लैम्डा, तो रीजन तो गलत है, तो असर्शन तो हमारा सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन तो बेटा हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, सी होता है, और लिखा होता है उसमें असर्शन इज ट्रू, उसकी टेंशन ना लो, यहाँ पे लिखने का फायदा भी नहीं है उस चीज को पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेरी बात को समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन ही नहीं है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे से हुई है, मेरे को लगता है गलती हो जाता है स्पीड में। अब बोलोगे सर कैसे, बता रहा हूँ, अरे रुक जाओ, अब आने तो, ये होता है फॉर्मूला, डी कैपिटल डी ऊपर आता है, उसने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है।
लैम्डा कांस्टेंट ही होता है, यही तो दिक्कत है। अगर एक लाइट की बात करेंगे तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मेरे दिमाग में आ गया था बट हो जाता है ऐसा कभी। तो हम किसकी बात कर रहे थे, बीटा, या बीटा ही लिख लो क्योंकि अभी तो वही दे रखा है, लैम्डा डी बाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लैम्डा डी बाई डी। इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि वो प्रोपोर्शनल है किसका, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी। ये उल्टा लिखा है रीजन, फिर भी मैंने आंसर तो सही दिया बेटा है ना। कोई नहीं, यही तो देखो एग्जाम में क्या होगा, यही तो होगा कि आंसर क्या टिक मारा आपने, है ना। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना देना होता है रीजन और सेशन का, एमसीक्यू टाइप है ना। मजा आ गया ना, यस, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट ही होता है, जो मैंने अपने वर्ड बोला था, मेरे को दिमाग में आ तो रहा था लेकिन फिर मैंने बोल दिया, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट कैसे, मतलब अगर एक लाइट यूज करोगे तो लैम्डा ने तो वही रहना, वेवलेंथ ब्लू यूज कर रहे हो केवल और उसके बाद आड़ी तिरछी चीजें चेंज कर रहे हो, तब तक तो ब्लू तो कॉमन ही है ना। जब नया फॉर्मूला बनाओगे तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई, ये फिर गलती 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 हो जा रहा है गलती। तो अब इसको ऊंचा करो, इसको नीचा करो, यही तो हुआ। तो लैम्डा थोड़ी ना चेंज हुआ, तो लैम्डा कांस्टेंट, ये तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, लैम्डा मतलब लाइट सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे वाला चेंज हो रहा है, तो केवल इन पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ठीक है। चलो सॉरी फॉर दैट, कान पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट इज 0। बताओ, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज 0। वेव फ्रंट पे तो होगा ही यार, कैसी बात कर रहे हो। जब मैंने बताया था कि जब हमने वेव फ्रंट बनाया था डॉट 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 करके, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे हमने एक बम का धमाका किया था, तो फिर ये ऐसे बम का धमाका करके छीतड़े गए थे आसपास धूल के। तो मैंने बोला था यहाँ पे के सेम एनर्जी निकली, तो यहाँ पे के जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज से हिलाए होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी सेम रही होगी हर एक पॉइंट में। यहाँ पे और यहाँ पे की बात करोगे तो फेज डिफरेंस निकलेगा, लेकिन एक ही पॉइंट की बात करोगे तो हर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस सेम रहेगा, और तुम उसको जोड़ के ऐसा बना दोगे तो हमारा बन जाएगा वेवी फ्रंट। कैसा बन जाएगा, वेवी फ्रंट, है ना, ठीक। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, वेव फ्रंट पे जो दो पॉइंट है, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों शून्य इत्यादि वो इत्यादि वो, कितना, शून्य इत्यादि वो, ठीक है। तो सही है, और पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, बिल्कुल बात सही है। एंड दस ऑस्किलेट इन सेम फेज, बिल्कुल रीजन भी सही है, बहुत शानदार। खुद ही आंसर दे रहा है, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी तरंगार पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर शून्य होता है, तरंगार पर सभी बिंदु स्रोत से समान दूरी पर होते हैं और इस प्रकार एक ही कला में दोलन करते हैं, बिल्कुल सही है। असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, और आर क्या है अपने पास, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक। चलो ये देखो मैंने बना दिया ना चांद का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, अब हम वेरी शॉर्ट की बात करेंगे, 2 नंबर का पूछा जाता है, अभी तक 1 नंबर की बात कर रहे थे, अब 2 नंबर आएंगे, चलो पढ़ो। A parallel beam of light of wavelength 600 नैनोमीटर। हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वी हैव टू मार्क इट अब। अरे रे बाबा, a beam of a light of wavelength 600 नैनोमीटर, अरे रे बाबा जी, is incident normally on a slit of with 0.2 mm, ठीक। इसमें 0.2 mm पे नॉर्मली, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली या 90 डिग्री पे 0.2 mm के डिस्टेंस वाले पे, इफ द रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्किन इज 1 मीटर अवे। कहां पे जो रिजल्टेंट मिला वो कहां पे मिला, 1 मीटर अवे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा सेकंड मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर। जो भी है हिंदी में 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का कोई समांतर किरण पुंज 0.2 mm चौड़ाई कि किसी झिर्री पर अभिलंब आपतन करता है, यदि परिमाणी विवर्तन पैटर्न का प्रेक्षण 1 मीटर दूरी यानी कैपिटल डी की बात कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा है, ठीक है, और स्मॉल डी की बात कर रहा है, तो प्रथम उच्चिष्ट की दूरी तथा द्वितीय उच्चिष्ट की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन होगा इसमें से, आप जब इसको पढ़ोगे ना यहाँ पे आगे कहीं होगा, ठीक। देखो सॉल्यूशन है क्या, हाँ सॉल्यूशन है, चलो कोई बात नहीं, बिना देखे उसको सॉल्व करके, ठीक ठीक ठीक। अब आपको क्या लगता है विवर्तन पैटर्न की, जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हमें दिया है लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, बोले तो 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो मैं क्यों लिखूंगा इतना, मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर -7,
मीटर। चलो स्मॉल डी की वैल्यू दी है 0.2 मिलीमीटर, लो लिख देते हैं 2 × 10⁴ मिलीमीटर मीटर। और क्या दिया है, कैपिटल डी दिया है 1 मीटर। पहले पूछा है हमसे, पूछा क्या है पहले, पहले क्या पूछा है, फर्स्ट मिनिमा पूछा है ना, फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या बोल देंगे, तो y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4। n की वैल्यू लिख दें यहाँ पे 1 2 3 4, फर्स्ट मिनिमा। n की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, n की बात कर रहा है। कैपिटल डी हमारा, अरे यार क्या हो गया, कैपिटल डी हमारा 1 है, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है। एक गुणा लैम्डा की बात कर रहा है 6 × 10⁻⁻7। कैपिटल डी हमारा 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल डी कितना है हमारे पास, स्मॉल डी हमारे पास, अरे गुणा क्यों लिख रहा है बाबा में, ठीक है। स्मॉल डी हमारे पास है 2 × 10⁻⁻4, ऊपर चले जाएगा बचेगा 3, 3 गुणा ऊपर चले जाएगा 10⁻³ बचेगा, वाह जी वाह। मीटर मिलीमीटर में चेंज कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर में चेंज कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला कितना होता है, y = 2n+। सेकंड मैक्सिमा की बात करें, ये तो चलो फर्स्ट, सेकंड मैक्सिमा की बात करें तो किस मैक्सिमा की बात करें तो कितना होता है, 2n+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा g बाय 2g। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखो तभी काम बनता है, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखो तभी काम बनता है, ठीक है। अब मैंने a लिखा है और d लिखा है, डिफरेंस बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं a ही लिख देता हूँ। प्रॉब्लम मेरे को बस यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को बाद में a और d में डिफरेंस की दिक्कत ना आए। बात एक ही है, कोई a से रिप्रेजेंट करता है, कोई किस से रिप्रेजेंट करता है, इसको तो निकाल ही लोगे बेटा यार, क्या दिक्कत है। n की वैल्यू 1 रखो, सेकंड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 आ गया। लैम्डा की वैल्यू वही 600 और d की वैल्यू अपना वही 1 मीटर, ठीक है। ओके, a की वैल्यू 2 × 10 और 2 × a की वैल्यू 0.2 × 10⁻, इतना, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ पे निकल जाएगा 7.5। तो यहाँ पे मेरे को कराया, जब फॉर्मूला पता है तो बेटा क्या कराओ इसमें बताओ, लॉजिक है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक। चलो चलो चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ। What types of source is used in young double slit experiment? young double slit experiment में किस टाइप का सोर्स यूज किया जाता है, लाइट सोर्स। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में किस प्रकार का प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है, मेरे को बता सकता है कोई, किस प्रकार का प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। आंसर तो लिखा है मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम व्हाइट लाइट से बनाए तो व्हाइट लाइट से नहीं बना सकते क्या इंटरफेरेंस पैटर्न। क्वेश्चन अराइज होता है, जो नॉर्मल हमारे पास व्हाइट लाइट है, क्या मैं उससे नहीं बना सकता हूँ क्या इंटरफेरेंस पैटर्न। बताऊंगा तो नहीं, खुद सर्च मारोगे तभी होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब ये तो पूछ लिया इसने, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी एक वर्णी, यानी जो विबग्योर है उसमें से केवल एक ही हो। जैसे आपके उसमें दे रखा है सोडियम लैंप्स की बात कर रखी है एनसीईआरटी में, क्या पता है सोडियम लैंप्स की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर सकता है। मैं एक आइडिया दे देता हूँ, उसको बिल्कुल कॉपी करके काम किया गया है, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अगर बात करूं व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट में नहीं होगा क्या। अब एनसीईआर यही है, फिजिक्स का एग्जाम ऐसा ही होता है सीबीएसई का, कि जो क्वेश्चन दे दिए उसके पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन पूछना बहुत टफ है। आप बोलोगे सर यही क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब इसमें मोनोक्रोमेटिक पूछा, आपसे पूछ लेगा कि व्हाइट लाइट के कारण नहीं होता, तो लाइट का अपीयरेंस पूछ रहा है कि कैसा होता है, पूछ रहा है लाइट की अपीयरेंस पूछ रहा है कि कैसा होता है। जब हम उससे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराते, एक महीने का कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, क्या पता आप क्या करो, एक छेद से क्या करो, व्हाइट लाइट डाल, रेड डाल दो, एक से वॉयलेट डाल दो, तब नहीं होता है क्या। ये सारे सोल्यूशन आपको देखने, अगर मैं करा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, खुद से सर्च करो इस चीज को। तो अभी के लिए जो हमारा आंसर है मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी जिससे केवल सिंगल वेवलेंथ की निकले, सिंगल वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ नहीं। विबग्योर में जो वी होता है वो जो होता है मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ऑफ लाइट।
तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। क्या होता है? हाइगन्स ने बताया था क्या होता था जब सारे पॉइंट से अपना, जब कोई लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट बन सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं, उन सबको मिला दोगे तो उन सबको मिलके क्या बनेगा? एक वेवफ्रंट बनेगा। क्या मैंने बोला? अगर किसी लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है तो उससे सेम डिस्टेंस पे, किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, अगर उन सब पॉइंट को आप मिला दोगे तो उससे क्या मिलेगा? उस पॉइंट, लाइट पॉइंट से आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट पे वो सारे पॉइंट को मिला दोगे तो वो जो इमेज बनेगी वो चाहे गोला बने, चाहे आपका सिलेंडर बने, चाहे आपका कोई तखत टाइप का बने, प्लेट टाइप का, वो क्या कहलाएगा? एक वेवफ्रंट कहलाएगा। तो वेवफ्रंट की जो बेसिक डेफिनेशन है, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल्स which are vibrating in the same phase at any instant is called wavefront। उन सभी पॉइंट का लोकस जो होता है, जो सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेवफ्रंट कहते हैं। द शेप ऑफ वेवफ्रंट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। अब वो क्या करता है? सोर्स ऑफ लाइट पे, कि स्पेरिकल होगा या प्लेन होगा या वो सिलेंड्रिकल होगा, और डिपेंड करेगा हमारा किस चीज पे? सोर्स ऑफ लाइट पे। ठीक, 2020 का क्वेश्चन है। ओके, अब वही क्वेश्चन में हम बात करें शेप कैसे हो सकती है। वेवफ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ओके, एक सेकंड दीजिएगा बच्चों मेरे को, एक सेकंड। क्या डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन ही आ गया क्या? पूछा नहीं था, ये आंसर में ऐसे ही डाल दिया मैंने, है ना, कि पूछा तो नहीं था लेकिन आंसर में पड़ा हुआ है आपका। मतलब मैं ये देख रहा था कि वेव फ्रंट कैसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है तो हमने कहा डाल दो। वेव फ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स का हो सकता है। अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आती हुई प्रतीत हुई है, अनंत से आ रही है, तो सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, तो वो कैसा बनाती है? उस पर एक ऐसा तक्का डालोगे तो वो बनाता है आपका प्लेन वेव फ्रंट। कैसा? प्लेन। क्या क्या होना चाहिए? देखो, प्लेन हमें तभी देखने को मिलेगा जब लाइट सोर्स इनफाइनाइट पे रखा होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जब ऐसा सिलेंड्रिकल बनाए चारों तरफ से, ठीक है, और स्पेरिकल जब पॉइंट सोर्स यहाँ पे लाइट रखे तो उसके चारों तरफ हर एक पॉइंट को मिला दो, उससे चारों तरफ लाइट निकल रही है, तो सेम आर पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, आर की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर पे देखोगे तो जितनी भी पॉइंट होंगे वो वेव फ्रंट कहलाएगा। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब कुछ बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक जाएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो आर इज अगर केवल 3 सेंटीमीटर की बात करोगे तो उस पॉइंट पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे वेव फ्रंट कहलाएंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमारे ये होते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, ऐसा नहीं है, डाला था आपके लिए करके रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, स्टेट 2 कंडीशन फॉर 2 लाइट सोर्स टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट कब हो सकता है? अभी मैं इसी की बात कर रहा था। 2 प्रकाश स्रोत के कला संबंध होने के लिए शर्तें बताएं। आपको क्या लगता है? क्या एक ही सोर्स से निकलने चाहिए तभी होंगे क्या? 2 सोर्स और सेम वेवलेंथ की लाइट पटक रहे हो, मोनोक्रोमेटिक दे रहे हो, तब भी हो सकता है भाई। तो the essential condition which must be satisfied for the source to be coherent are the 2 lights should be of same wavelength। सबसे पहला same wavelength। The 2 lights should be either in phase or should be held in constant phase। या तो दोनों फेज में रहे या कांस्टेंट फेज में रहे। ठीक है, चेंज हो रहा हो, लेकिन एक के लिए जितना फेज में चेंज हो रहा हो दूसरे के लिए भी उतना ही फेज में चेंज होगा, तो इसी को हम बोलेंगे कि वो दोनों कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स। क्या बोला मैंने? दोनों की लैम्डा या तो बराबर हो, वेवलेंथ या तो बराबर हो, या तो अगर उनका जो चेंज हो रही हो, उनकी जो हो फेज में डिफरेंस आ रहा हो, तो अगर एक में जितना डिफरेंस आया दूसरे में भी उतना ही डिफरेंस आना चाहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राइट द कंडीशन फॉर द path difference under which constructive and destructive interference occur in a young double slit experiment। ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें क्या होता है? समपोषी एवं विषमपोषी व्यतिकरण बनती है। किसके लिए? यंग डबल स्लिट के लिए। अलग अलग है हमारे पास। चलो बताओ फटाफट आंसर अपनी कॉपी में लिखो, अगर कोई सॉल्व कर रहा है बैठ के तो। अगर अपनी कॉपी में आंसर लिख लिया है तो उसके बाद हम इसको बताते हैं आपको। ठीक है, क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तो जो पाथ डिफरेंस डी वाई बाई डी, या आप इसको लिख लो वाई डी बाई डी बराबर किसके होता है? एन लैम्डा के। लेकिन जो एन है, एन की वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक,
वहीं पे अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो पाथ डिफरेंस dy by d इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है, और n यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो सकता है। यही सबसे बढ़िया फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू आपको वेरिएबल नहीं, कोई किसी और तरीके से भी रख सकता है, ठीक बना सकता है, जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है बुक में, लेकिन फिर ये n की वैल्यू 1 2 3 4 दोनों के लिए सेम नहीं रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बस ये फायदा है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 आप दोनों केस में ले सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक के केस में dy by d, और अब चाहे तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो y इज इक्वल टू n लैम्डा d by d, ठीक, और इसके केस में लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है, इनटू ऊपर d, ठीक। n की वैल्यू दोनों के केस में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 भतेरा कुछ भी आप रख सकते हो। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन टू कोवेलेंट सोर्स आर इनफाइनाइटली क्लोज। अब क्या होगा इंटरफेरेंस जब वो दोनों बहुत ही पास में है और एक दूसरे से बहुत दूर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन सीबीएसई 2024। देखो बेसिक्स ना बिल्कुल निचोड़ देगा आपका, जो बेसिक्स है ना बिल्कुल हर एक को निचोड़ देगा, जो आप सोच नहीं सकते वो भी सोचवाएगा आपसे। तो क्या कहता है व्यतिकरण पैटर्न का क्या होता है जब दो कला संबंध सोच एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और दूसरे एक दूसरे से बहुत याद दूर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत याद दूर होते हैं। तो पहले तो आप, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा ना तो बताऊंगा, पहले आप 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा वीडियो को, सोचिएगा, मतलब जोड़ डालिएगा, वास्तव में जोड़ डालिएगा। अगर वो बन रहा था मैं डी को बहुत पास रख देता हूँ तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा क्या? यहाँ देखो, ये जो डी है मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा, क्या होगा फिर? पार्ट डिफरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न में ये वैसे भी डी हो रहा है, ये वैसे भी पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो नहीं आ रहा तो एक बार देखो, भगवान बता दे आंसर, ठीक है। तो इसके आंसर आप कैसे लिखेंगे? पहला, as the position of any dark fringe, dark or bright fringe in y-axis is inversely proportional to the distance between slit d। यही तो मैंने बोला आपसे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? उल्टा चलेगा, उससे जो रिश्ता नाता है अब उल्टा कर लिया है हमने, ठीक है। वो जैसा करेगा हम उसके विपरीत जाएंगे, ठीक है। अब हमने ठान लिया है when two coherent sources are infinitely close, d is very small and the position of the fringe is very large. Hence, a single fringe may occupy the whole square and interference pattern would be not detected. अब वो बहुत बड़ा बड़ा बनाएगा अल्लाह, तो इस वजह से आपको गैप ब्लैक फ्रिंज या नॉन कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो आपको डार्क फ्रिंज नहीं दिखाई सकती है, और यानी कि वो क्या कर सकता है? अब डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह दिख सकता है आपको, या आपको इंटरफेरेंस डिटेक्ट आप नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा आंसर लिख के आया हूँ शानदार से आपके लिए। दूसरा है भी when two coherent sources are far apart from each other। अब एक दूसरे से जब बहुत दूर है तो the position of fringe will be very small। विपरीत चल रहा है, जब बहुत दूर है, डिवाइड में डी की वैल्यू है, तो उनके बीच का जो गैप है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड द इंटरफेरेंस फिर तब भी नहीं दिखाई देगा। तो एक मीडियम हाइट का, ठीक है, एक मिनिमम हाइट का आप रखोगे, एक मिनिमम डिफरेंस आपके पास होना चाहिए कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो। बहुत दूर रख दोगे तब तो फ्रिंज बहुत चौड़ी हो जाएगी, जब नहीं बहुत पास रख दोगे तो फ्रिंज बहुत चौड़ी हो जाएगी, जब बहुत दूर रख दोगे तो फ्रिंज बहुत पतली हो जाएगी। तब भी दोनों में से किसी भी केस में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की जांच करने में कठिनता आएगी। तो सो बी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके गाइस, ओके गाइस, चलो लिख लिया करो, 2-3 बार लिख लिया करो, अगर देखते हो तो लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इन यंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बहुत अच्छा? मैं बता रहा हूँ जब एग्जाम में आया होगा 80% बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? पढ़ो एक बार और फिर सॉल्व करो, अपनी कॉपी में इसको पढ़ो फिर एक बार सॉल्व करो, तो आपको पता चल जाएगा आप क्या गलती कर रहे हो। यही पता चल जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। पॉज करके पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। ये ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज डी, वाह शानदार बात की इसने। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1000 डी।
इफ द फर्स्ट मिनिमा फॉल एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिला हमें? d पे, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन d एंड d। कर लिया? सबने अपना जान लगा दी होगी? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्यों ऐसा जादूगर वाली बात हो रही है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके। यंग के द्विझिरी प्रयोग में सबसे कहने वाली मतलब यही है, यंग के द्विझिरी प्रयोग में दो झिर्रियों के बीच का पृथक्करण d है तथा झिर्री से पर्दे की दूरी 1000 d है। यदि प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से d दूरी पर है और d और लैम्ब्डा के बीच संबंध प्राप्त कीजिए। इनका संबंध बताओ क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, ठीक है? अरे बच्चों मैं क्या करूं, सॉरी ये वाला आंसर नहीं है इसका, हाँ नहीं यही तो आंसर है। nth मिनिमा, nth मिनिमा यहाँ मिनिमा की है, फर्स्ट मिनिमा फॉल ऑन द डिस्टेंस, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें पता है फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है मिनिमा के लिए लैम्डा dy। अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा है? इफ द फर्स्ट मिनिमा फॉल एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, किसकी बात कर रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए d की वैल्यू कुछ हो जाती है y की वैल्यू भी d हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? तो जो d की वैल्यू आएगी, तो y फर्स्ट की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास सीधी बात हो जाएगी d बराबर, ठीक है, लैम्डा इनटू कितना? कैपिटल D डिवाइडेड बाय। अब बोलोगे d बराबर d, हाँ क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है ना, तो y बराबर d हो जाएगा। तो d और लैम्डा के बीच का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लैम्डा इनटू कैपिटल D। इसने क्वेश्चन में बोला 1000 गुना है किसका? स्मॉल d, डिवाइडेड बाय 2d। d से d उड़ा तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 500 लैम्डा। तो ये रिलेशन है। मैंने क्यों बोला है क्वेश्चन अच्छा है, इसी कारण से बोला कि आपको लगेगा d से ही d निकालना है क्या? हाँ बेटा यही है, d से ही आपको इसमें d को फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके। तो आई होप आपको एक लेक्चर बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसको जाके तैयारी कीजिए, ठीक है, और पूरा पढ़ लेना, ठीक है? इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कौन से लगाएंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे कौन से? केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर का करेंगे, 4 नंबर का करेंगे, लॉन्ग। तो उस क्लास में तो आप मन मार को जितने जल्दी हो सके लॉन्ग क्वेश्चंस वाला तो एक बार क्लास देख ही लीजिए, ठीक है बेटा? बहुत इजी है, बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत इजीली हो जाता है, 5 नंबर दे जाता है झोली में। 5 नंबर बेटा काम है क्या? टोटल अगर 500 नंबर का आपको टोटल है तो सीधे सीधे 1% की बात होगी, 80 से 81% ज्ञान कर देगा आपके काम को, ठीक है? और 2 क्वेश्चन आपने 5-5 के 10 क्वेश्चन कर लिए तो 50 नंबर, सीधे सीधे 10% बढ़ता है। 80% आ रहे थे तो 90 आएंगे, 70 आ रहे थे तो 80 आ। प्लीज बी फोकस्ड, बहुत शांत हो जाइए, एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।